नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र यादव ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी और उसमें अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले टॉपिक से ही रहेगा हमारा कि राजस्थान ज्योग्राफी। स्टार्ट में पहला टॉपिक आता है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो देखो, आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो देखो, सबसे पहले राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे अपन सबसे पहले पृथ्वी के संदर्भ में। तो देखो, सबसे पहले अगर पृथ्वी के संदर्भ में इस प्रकार से हम बात करेंगे तीन प्रकार की स्थितियों को लेकर। तो देखो, सबसे पहले जैसे हम बात करें, एक तो ये हमारा जो पृथ्वी है इसका छोटा प्रतिरूप जिसे हम ग्लोब कहते हैं। अब ग्लोब पर दो बराबर भागों में इसको बांटने वाली एक रेखा आती है इस प्रकार से, जो बीचों बीच से गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इसको हम नाम देंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे कहेंगे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को कहते हैं हम भूमध्य रेखा, और इसी का नाम है विषुवत रेखा। तो देखिए, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य विषुवत रेखा संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देती है। देखो, ऊपर वाला जो ये पार्ट है इस रेखा से, ये उत्तर दिशा है, तो इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। इसे नाम देंगे हम उत्तरी गोलार्ध। अब नीचे वाला जो ये इस रेखा से नीचे वाला संपूर्ण क्षेत्र है, इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य विषुवत रेखा ने संपूर्ण पृथ्वी को दो विभागों में बांट दिया, दो भागों में। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। देखो, हम अगर हमारे राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो राजस्थान या भारत, तो देखो इंडिया की लोकेशन इस प्रकार से आती है यहां पर, और जो हमारा भारत है इसी में ही क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान और भारत, राजस्थान और भारत 0 डिग्री इस अक्षांश रेखा के सापेक्ष कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो पहली बात करेंगे हम कौन से गोलार्ध में होगा, तो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत लोकेशन आती है। अक्षांश रेखा के सापेक्ष राजस्थान की लोकेशन कौन सी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो, दूसरी अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से, ये वाली जो रेखा है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा है, इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर रेखा, तो इसे नाम देंगे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर, या इसी को ही हम कह देते हैं जीएमटी रेखा। इसी को हम नाम दे देते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, और इसे ही हम बोल देते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। तो देखो, 0 डिग्री देशांतर, जीएमटी रेखा, ग्रीनविच रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, ये भी इस संपूर्ण ग्लोब को कितने भागों में विभाजित कर रही है, पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। इधर बात करेंगे राइट साइड में, इधर दिशा रहेगी पूर्व, तो इसे हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध कहेंगे इसे हम, पूर्वी गोलार्ध। इधर दिशा रहेगी पश्चिम, तो इसे हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा ने भी इस पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। अब कहें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष हमारा जो भारत या राजस्थान है, इसकी लोकेशन कहां आएगी, तो लगभग यहां पर आएगी इस प्रकार से, भारत और इसी में ही राजस्थान। तो देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष राजस्थान या भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो हम कहेंगे कौन से गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, तो ये पूर्वी जो गोलार्ध है इसके अंतर्गत लोकेशन आएगी। यहां हमने अक्षांश रेखा के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध, देशांतर के सापेक्ष पूर्वी गोलार्ध। अब तीसरी स्थिति में हम बात करें कि सामान्य रूप से, कि पृथ्वी पर या ग्लोब पर सामान्य रूप से, या हम कहें संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान की स्थिति, तो देखो इधर बात करेंगे हम, जैसे ये वाली रेखा, इसे हमने कहा 0 डिग्री देशांतर रेखा,
और ये वाली आडी वाली रेखा है लेटी, इसे हमने नाम दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो देखो इधर कौन सी दिशा होगी, ये उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है और ये पश्चिम। अब यहां पर लोकेशन जो आएगी हमारे भारत या राजस्थान की, तो इस प्रकार से लोकेशन आती है। ये कौन सी दिशा होगी, तो इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा, तो इसे नाम देंगे हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो देखिए सामान्य रूप से या संपूर्ण पृथ्वी पर राजस्थान और जो भारत है उसकी लोकेशन कौन से गोलार्ध में आएगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। सबसे पहले इसकी अगर बात करेंगे हम, तो देखो ये किसके सापेक्ष है कि अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति, मतलब 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसके सापेक्ष राजस्थान की जो स्थिति आती है वो कौन से गोलार्ध में है, तो कौन से गोलार्ध में स्थित है राजस्थान, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है कि अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश के सापेक्ष ये पूरा की पूरा क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध है, तो राजस्थान की स्थिति भी कौन से गोलार्ध में आएगी, उत्तरी गोलार्ध में। दूसरी हम बात करें यहां पर देशांतर के सापेक्ष, इधर बात कर लें कि देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति, तो देखिए 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष राजस्थान की जो स्थिति है कौन से गोलार्ध में, 2 भागों में बांटे इसने, इधर पूर्वी इधर पश्चिमी। तो राजस्थान जो होगा वो कौन से गोलार्ध में होगा, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसके सापेक्ष, 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष। अब लास्ट बात करें सामान्य रूप से, इधर उत्तर, ये दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, तो इनके सापेक्ष मतलब सामान्य रूप से या संपूर्ण पृथ्वी पर जो हमारे राजस्थान है उसकी स्थिति आती है, तो उसे हम कहेंगे कौन से गोलार्ध में आएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो देखो ये पृथ्वी के संदर्भ में ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति है। अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष पूर्वी गोलार्ध, और सामान्य रूप से संपूर्ण पृथ्वी पर ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति आती है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अब देखिए आगे अगर अपन बात करते हैं इसके संदर्भ में कि जैसे देखो यहां से एक रेखा गुजरती है इस प्रकार से, जिसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री, यहां एक रेखा होगी जिसको हम कहेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इस रेखा को हम नाम देते हैं कर्क रेखा। इसे क्या नाम देंगे हम, कर्क रेखा। ऐसे ही दक्षिण में भी आती है 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हम कहेंगे मकर रेखा। तो देखो कर्क रेखा जो होती है ये एक अक्षांश रेखा है। कैसी रेखा है, अक्षांश रेखा। अब पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखिए कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखो इसके संदर्भ में हम बात कर लेते हैं कर्क रेखा की। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, या इसे हम कहेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसे हम नाम देंगे कर्क रेखा। कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं हम, कर्क रेखा कहते हैं। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखो 8 राज्यों से होकर लगभग गुजरती है ये, और इसकी अगर बात करें 8 राज्यों में, तो उसके अंतर्गत आता है हमारा राजस्थान भी। पूछा जाता है क्या कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। तो हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कर्क रेखा जो राजस्थान से गुजरती है, तो राजस्थान की कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो देखो सबसे पहले हम कर्क रेखा की राजस्थान के संदर्भ में बात करें कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर, राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। तो देखो कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है। देखो कौन कौन से जिले आते हैं, एक जिला है इसका नाम आता है डूंगरपुर। कौन सा जिला आएगा, डूंगरपुर,
और दूसरा जो जिला आता है उसे हम नाम देंगे बांसवाड़ा। तो कौन सा जिला है? तो दो ऐसे जिले हैं जहां से होकर कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरेगी, एक तो डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा। देखो इसकी अगर लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लो यहां पर इस प्रकार से हम बात करें इसकी, तो देखो ये राजस्थान हमारा इस प्रकार से, देखिए ये राजस्थान है हमारा, इसमें से यहां से इस प्रकार से आपको एक रेखा देखने को मिलेगी, यहां से गुजरेगी रेखा, है ना। इस रेखा को नाम देंगे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ, या हम कहते हैं इसको कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। अब देखो कर्क रेखा, इधर एक जिला है इसका नाम है बांसवाड़ा, राजस्थान का सबसे जो दक्षिणी जिला है उसे कहते हैं बांसवाड़ा। इधर एक जिला और आता है और उसका नाम है डूंगरपुर। तो हम कह रहे हैं कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है। ये डूंगरपुर है, इसके दक्षिण में एक गांव पड़ता है और उस गांव का नाम आता है चीखली गांव। कौन सा गांव पड़ेगा? चीखली गांव। ये डूंगरपुर जिले का एक गांव है चीखली, इसको स्पर्श करती हुई और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगी? तो देखो दो जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर के दक्षिण में स्थित यहाँ एक गांव है चीखली, उसको स्पर्श करती, बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। देखिए सबसे पहले अब अपन अगर बात करें कर्क रेखा की, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई। तो देखो कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई आती है वो आती है कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। कितने जिलों से होकर गुजर रही है? दो जिलों से होकर गुजरेगी। कौन कौन से जिले? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर के दक्षिण में चीखली गांव को स्पर्श करती हुई बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। अब देखो कई बार इस प्रकार से पूछा जाता है कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है, एक नदी आती है राजस्थान की जो इस कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो देखो इधर से एक नदी आती है एमपी से और इस प्रकार से नदी प्रवेश करेगी, इस प्रकार से राजस्थान में प्रवेश कर कहां चली जाती है? इधर। तो इधर चली जाती है खंबात की खाड़ी में और नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। तो देखो जैसे ही ये माही नदी है, एक बार तो एंट्री की तब कर्क रेखा को क्रॉस करके गई, दूसरी बार वापस भी ये दक्षिण में आ जाती है तो भी ये कर्क रेखा को काटती है। कुल मिला के पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो इस कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। तो विश्व के संदर्भ में भी पूछा जाता है, जैसे भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी आती है कांगो या जायरे, है ना। ऐसे एक मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। ऐसे ही यहां बात करें कि माही नदी जो है ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो हम कहेंगे कि माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। मतलब कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है? तो उसे नाम देते हैं हम माही नदी। अब देखिए सबसे पहले एक चीज की कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान जो है कितने कटिबंधों के अंतर्गत आता है। तो देखो अभी जो हम बात कर रहे थे ना अक्षांश रेखाओं की, उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात अपन इधर कर लेते हैं कि यहां पर पृथ्वी के संदर्भ में क्या जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो ये कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा ही है। तो देखो जैसे बात करें मान लो इस प्रकार से, है ना, ये हमारे मान लो ग्लोब या पृथ्वी, इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जिसे हम कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, एक ही बात है ना। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य या विषुवत रेखा। देखिए ये जो है संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देगी, है ना। यहां से एक रेखा गुजरती है इस प्रकार से, उसे हम कहेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ।
अब 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसे अभी हमने नाम दिया था, कौन सी रेखा होगी? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क। ऐसे देखो इधर भी बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, यहां भी एक रेखा आती है 23.5 डिग्री साउथ, और इस रेखा को हम नाम देते हैं मकर रेखा। क्या नाम देंगे इसको? मकर रेखा। ऐसे देखो आगे चलेंगे, यहां पर भी एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा आएगी 66.5 डिग्री, दिशा रहेगी नॉर्थ, और इसे हम कहेंगे आर्टिक व्रत। क्या नाम देंगे इसे? आर्टिक व्रत। ऐसे इधर दक्षिण में भी एक व्रत बनेगा 66.5 डिग्री साउथ, और इसको नाम देंगे हम अंटार्कटिक व्रत। ठीक है। इसी प्रकार इधर बात करें तो ये 90 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इधर 90 डिग्री साउथ, और इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, और इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं ना। अब देखिए कर्क रेखा की अभी हमने बात की कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर आती है ना, और माही नदी जो है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो माही नदी है। और इसके संदर्भ में अगर अब आगे हम बात करें तो देखो कर्क जो रेखा है, तो देखिए इस प्रकार से अपन इधर और बात कर लेते हैं। इस प्रकार से देखिए सेम वही बात रहेगी इधर, यहां एक रेखा जिसे हम कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। इधर भी अपन बात करेंगे यहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसे नाम देंगे हम कर्क रेखा। इधर भी बात करेंगे अपन दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ, और इसे नाम देंगे हम मकर रेखा। ठीक है। अब देखो कई बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं, तो ये जो कर्क रेखा है यहां पर 21 जून को सूर्य की एकदम सीधी किरणें पड़ती है ना। तो देखिए कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ेंगी? 21 जून को। तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सेम अगर इधर बात करें, ये मकर रेखा है, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कब? 22 दिसंबर को। ऐसे ये 0 डिग्री अक्षांश या जो भूमध्य रेखा है, इस पर सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ेंगी, 2 डेट आती है, एक तो आती है 21 मार्च और एक आती है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। अब देखिए जैसे हम कहें मान लो 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, तो यहां हमारा ये भारत आता है, और इस भारत में इधर क्या है? राजस्थान भी है। तो उधर हमने बात की कर्क रेखा राजस्थान से होकर भी गुजर रही है और भारत के 8 राज्यों से होकर भी गुजर रही है। अब देखो यहां पर जैसे मान लो भारत के मध्य से गुजर रही है, तो यहां पर जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी तो हमारे यहां भी पड़ेगी, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की सबसे सीधी किरणें 21 जून को पड़ती है। इधर जब सीधी किरणें पड़ेगी तो यहां उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा गोलार्ध है इधर? उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी, अधिकतम समय तक सूर्य की किरणें रहती हैं और अधिकतम समय तक रहेगी, तो दिन कैसा होगा? बड़ा। जब दिन बड़ा होगा तो रात कैसी रहेगी? छोटी। तो सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात, सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात उत्तरी गोलार्ध में कब होती है? 21 जून को। ठीक है। 21 जून को जब सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी क्या होगी? रात। अब देखो सेम वही कंडीशन इधर रहेगी, यहां डेट चेंज है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कौन सी रेखा पर है? मकर रेखा पर। अब यहां जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी तो इधर भी दिन कैसा होगा? तो यहां भी दिन रहेगा बड़ा। भाई वहां सीधी पड़ी थी तो वहां भी दिन बड़ा था, अब सीधी किरणें कहां पड़ रही है? मकर रेखा पर। कब पड़ रही है? 22 दिसंबर को।
तो इधर भी दिन रहेगा सबसे बड़ा दिन, लेकिन ये गोलार्ध कौन सा, इधर दक्षिणी गोलार्ध, ध्यान रखना। उधर तो हमने कही 0 डिग्री से ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध, तो दो गोलार्धों में विभाजित कर देती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होगा, ठीक है। अब दिन जब बड़ा होगा तो रात कैसी रहेगी यहां, तो सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, तो 22 दिसंबर को होती है, ठीक है। अब देखो 21 मार्च और 23 सितंबर दो डेट ऐसी हैं जब सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर एकदम बीचों बीच भूमध्य रेखा पर पड़ रही है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी किरणें उतनी पहुंच रही हैं और दक्षिण में भी उतनी पहुंच रही हैं। तो मतलब दोनों गोलार्धों में या संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की समय अवधि कैसी रहती है, समान रहती है। तो देखो दिन रात की समय अवधि समान, दिन और रात की समय अवधि जो रहेगी, दिन रात की समय अवधि समान रहेगी। और कब रहेगी, तो 2 तारीखें, एक तो 21 मार्च को, एक 23 सितंबर को। तो देखो पूरी पृथ्वी पर या ग्लोब की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात जो समान रहेंगे, 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात। एक तो कब होगा, 21 मार्च को, एक 23 सितंबर को। हमने कही 21 जून को जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और दिन बड़ा होगा तो रात कैसी रहेगी, छोटी। तो हम देखते हैं हमारे यहां पर कि जून के महीने में दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं, शाम को 7:30 बजे तक दिन छिपता है, तो दिन की अवधि ज्यादा रही। क्यों, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पर ही अधिकतम समय तक किरणें रहती हैं, तो सबसे बड़ा दिन होगा, रात कैसी हो जाएगी, छोटी। सेम इधर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में भी सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात रहेगी। अब देखो जब हमारे यहां दिन बड़ा होगा तो यहां दक्षिणी गोलार्ध या मकर रेखा पर दिन कैसा होगा, तो ध्यान रखना छोटा होगा। क्यों, क्योंकि जब यहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है इधर, ठीक है, अधिकतम समय तक, अब यहां से यहां तक की दूरी अधिक है, किरणें तिरछी पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी, इधर कम समय के लिए पहुंचेंगी, कम समय के लिए पहुंचेंगी, तो देना छोटा। मतलब जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन कैसा होगा, छोटा, ठीक है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, तो इधर सबसे छोटा दिन, यहां उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात, तो इधर सबसे बड़ी रात। सेम ऐसे ही रहेगा कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो यहां दिन बड़ा होगा, तो अब हमारे यहां तिरछी किरणें पड़ेंगी, तो यहां दिसंबर महीने में 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो देखिए दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ दिन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब जल्दी ही क्या हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, 5:30 बजे के लगभग अंधेरा हो जाएगा, तो दिन की अवधि क्या रहेगी, कम रहेगी, कम रहेगी तो दिन कैसे होंगे, छोटे। मतलब यहां बड़ा दिन रहेगा तो इधर दिन छोटा। डेट 22 दिसंबर की बात है, इधर छोटी रात है दिसंबर महीने में, तो हमारे यहाँ दिसंबर में रात कैसी होती है, बड़ी होती है सर्दियों में, ठीक है। अब 21 मार्च और 23 सितंबर 2 तारीख ऐसी हैं जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की समय अवधि कैसी रहेगी, समान रहेगी, 12 घंटे की, ठीक है। अब देखिए ये जो दिन बड़े छोटे हो रहे हैं सिर्फ गोलार्धों के अंतर्गत है ना, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 22 दिसंबर, दिन रात की समय अवधि समान 21 मार्च और 23 सितंबर। अब देखिए यहां पर हमने कही कि जैसे पूरे साल सूर्य की वर्ष पर्यंत देखो सीधी किरणें 0 से 30.5 उत्तर और दक्षिण के अंतर्गत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए जैसे अभी बात करें दिसंबर, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब पूरे 12 महीने सूर्य की सीधी किरणें इस 0 डिग्री से लेकर 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण यहां तक पड़ी है पूरे साल। अब पूरे साल जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो वर्ष पर्यंत यहां तापमान भी क्या रहेगा, अधिक रहेगा, और तापमान इसमें अधिक रहेगा तो जलवायु कैसी रहेगी, गर्म रहेगी, उसे हम कहेंगे उष्ण। तो देखो यहां से 0 से 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण, तो यहां पर जो इधर बात करेंगे 0 से 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण में जो कटिबंध होगा उसे नाम देंगे हम उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध आता है, उष्ण कटिबंध। इधर उत्तर में भी सेम वही
और दक्षिण में भी वही। तो देखो 0 डिग्री से लेकर 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण में कौन सा कटिबंध होता है? उष्ण कटिबंध। अब देखो यहां से आगे और किरणें चलेंगी तो तिरछी पड़ेंगी किरणें, तिरछी पड़ेंगी तो क्या होगा? कम समय के लिए जाएंगी और उधर तापमान भी थोड़ा क्या रहेगा? कम रहेगा। तो तापमान जैसे ही कम होगा तो उस कटिबंध को भी हम नाम दे देते हैं उपोष्ण, या इसी को हम कह देते हैं शीतोष्ण कटिबंध। कि उपोष्ण और शीतोष्ण जो कटिबंध है वो कितने से कितने के मध्य आता है? 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ। सेम यहां भी 23.5 साउथ से 66.5 साउथ तक। इधर भी सेम वही कटिबंध रहेगा। कौन सा? उपोष्ण व शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर बात? कि उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध है 23.5 से 66.5। उसके बाद 66.5 से और 90 डिग्री नॉर्थ और इधर 90 डिग्री साउथ। ध्रुवों पर एकदम तिरछी करने जाएंगी। ठीक है, 6-6 महीने के कहते हैं ध्रुवों पर लगातार 6 महीने रात रहेगी, 6 महीने दिन रहेगा। तो यहां पर एकदम मौसम कैसा रहेगा? ठंडा। तो इधर कटिबंध भी कौन सा रहेगा? शीत कटिबंध। 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ, 66.5 से 90 डिग्री साउथ। और इधर भी कटिबंध कौन सा होगा? तो शीत कटिबंध। अब देखिए कटिबंधों की बात करें, मान लो हम अभी हमने देखा 0 से 23.5 उत्तर और दक्षिण में उष्ण कटिबंध है, 23.5 से 66.5 उत्तर दक्षिण में उपोष्ण या शीतोष्ण, 66.5 से 90 उत्तर और दक्षिण में शीत कटिबंध है। अब देखो यहां ये रेखा जो थी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। हमने कही यहां से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है, मतलब बीचों बीच भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आधा भारत जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में आता है और आधा दक्षिण में। तो भारत जो है कितने कटिबंधों के अंतर्गत आता है? तो भारत 2 कटिबंधों में आएगा। देखो उत्तरी भारत उपोष्ण या शीतोष्ण में और दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध में। अब देखिए संदर्भ में अपना बात करेंगे राजस्थान की। हम कह रहे हैं कि ये वाली जो रेखा थी अभी हमने गुजारी, रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। हमने कहा उस कर्क रेखा के नीचे कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा के नीचे उष्ण कटिबंध। और इस कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा कटिबंध है? तो उसे हम कहेंगे उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब देखो कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण या शीतोष्ण और इसके दक्षिण में उष्ण। अब राजस्थान के संदर्भ में हम कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं कि राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जो उष्ण में आते हैं, कितने जिले हैं जो उपोष्ण या शीतोष्ण में आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखो राजस्थान के कितने जिले उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं, के अंतर्गत आते हैं। मतलब राजस्थान के कितने जिले हैं जो उष्ण कटिबंध में आएंगे। तो इधर देखना अभी वर्तमान स्थिति के संदर्भ में बात करें, जैसे जिलों की संख्या 50 है। कितने हैं? 50। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 50 के बाद 48 48 होगा, 0 2 होगा और इधर 00। ठीक है, 4 ऑप्शन है। 4 क्वेश्चनों की मैं बात करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है राजस्थान के कितने जिले उष्ण कटिबंध में आते हैं। तो देखो उष्ण में देखना यहां कर्क रेखा के नीचे कौन सा कटिबंध है? उष्ण है। अब देखो कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजर रही है, मतलब बांसवाड़ा का आधा भाग इसके दक्षिण में, आधा उत्तर में। तो बांसवाड़ा जो है ये जिला भी उष्ण कटिबंध में आ रहा है क्योंकि नीचे वाला भाग उष्ण में ही है। तो एक तो जिला हो गया बांसवाड़ा। दूसरा डूंगरपुर के दक्षिणी भाग चिकली गांव को स्पर्श कर रही है, तो कहीं ना कहीं बांसवाड़ा जो है उसके साथ साथ डूंगरपुर जो जिला है ये भी कौन से कटिबंध में आ रहा है? उष्ण में। सिर्फ थोड़ा सा क्षेत्र आएगा लेकिन आ तो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के हम कहें राजस्थान के कितने जिले हैं जो उष्ण कटिबंध में आते हैं, तो संख्या होगी कितनी? तो ध्यान रखना 2 जिले। कितने जिले रहेंगे? 2। एक तो डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा। 2 ही जिले जो किसमें आ रहे हैं? उष्ण कटिबंध में। ठीक है, दूसरा सवाल राजस्थान के कितने जिले
कितने जिले उपोष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं? शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं, के अंतर्गत आते हैं। अब देखो पूछ रहा है क्या कि उपोष्ण या शीतोष्ण में कितने जिले आते हैं? ऑप्शन वही 4 है। देखो हमने उष्ण में बात की, उष्ण में 2 जिले आते हैं। अब देखो उपोष्ण या शीतोष्ण में मतलब सिर्फ जो कहानी वो सिर्फ दिन 2 जिलों पर ही है ना। देखिए बाकी तो सारे ऊपर जो भी जिले हैं सारे किसमें आ रहे हैं? तो सारे उपोष्ण या शीतोष्ण में, मतलब राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण या शीतोष्ण में आता है। सिर्फ बांसवाड़ा का आधा दक्षिणी भाग और थोड़ा सा डूंगरपुर का वो उष्ण में, बाकी तो पूरा ही राजस्थान किसमें है? उपोष्ण या शीतोष्ण में। तो देखो यहां पर अगर कहें हम ये बांसवाड़ा का आधा नीचे वाला भाग उष्ण में, लेकिन आधा इस कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है तो कर्क रेखा के ऊपर उपोष्ण है। तो बांसवाड़ा का आधा भाग उपोष्ण या शीतोष्ण में भी आता है क्योंकि दोनों कटिबंध में। डूंगरपुर का तो थोड़ा सा भाग ही दक्षिण में है जो उष्ण में आ रहा है, बाकी पूरा ही लगभग डूंगरपुर उपोष्ण या शीतोष्ण में। तो कोई भी ऐसा जिला है क्या जो उपोष्ण शीतोष्ण में नहीं आता? तो सारे आ रहे हैं। तो कुल मिला के राजस्थान के कितने जिले हैं कि राजस्थान के कितने जिले उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर होगा कितना? 50 की 50 जिले हैं जो उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं, मतलब सारे ही आ रहे हैं। अब देखो तीसरे अगर अपन बात करें क्वेश्चन की कि राजस्थान के कितने जिले केवल और केवल उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। देखो कितने जिले हैं जो, अब शब्द पढ़ना, केवल उष्ण कटिबंध के अंतर्गत, केवल और केवल उष्ण में आते हैं, मतलब उपोष्ण में नहीं है। केवल और केवल उष्ण में आते हैं, उपोष्ण में नहीं है। तो देखिए केवल कोई सा भी जिला ऐसा है क्या? ऑप्शन वही 4 रहेंगे। तो ध्यान रखना कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो केवल उष्ण में आए। वो 2 जिले हैं इधर, बांसवाड़ा आधा उष्ण में भी है और आधा उपोष्ण में भी है। डूंगरपुर थोड़ा सा ही उष्ण में, बाकी सारा किसमें? उपोष्ण में। तो जो केवल और केवल उष्ण में आता हो कोई भी जिला नहीं है, तो हम कहेंगे क्या रहेगा आंसर? तो आंसर होगा 00। क्या रहेगा? 00। अब देखो उसके आगे अगर बात करें अपन लास्ट, तो लास्ट हम बात करेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 4 आएगा। इसमें हम कहेंगे कि राजस्थान के कितने जिले जो केवल, कि राजस्थान के कितने जिले केवल उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। तो कितने हैं जो देखो केवल और केवल उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन वही 4 रहेंगे। तो देखो केवल और केवल उपोष्ण में ही आते हो, उपोष्ण और शीतोष्ण में, उष्ण में नहीं आते हो। तो देखिए 2 जिले थे इधर, बांसवाड़ा उष्ण में भी आ रहा है और उपोष्ण में भी। एक तो बांसवाड़ा को हटा दो, दूसरा डूंगरपुर है इधर थोड़ा सा उष्ण में भी आ रहा है, उपोष्ण में भी, इसको भी हटा दो। बाकी सारे की सारे जिले केवल और केवल किस में आएंगे? उपोष्ण और शीतोष्ण में। मतलब राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल और केवल उपोष्ण या शीतोष्ण में ही आते हैं? तो आंसर हमारा क्या होगा? 48, मतलब 48 जिले जो केवल और केवल उपोष्ण या शीतोष्ण में। तो ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आते रहते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन थे, 4 ऑप्शन दिए, चारों के अलग अलग आंसर थे। सबसे पहले कही कि राजस्थान के कितने जिले जो उष्ण कटिबंध में आते हैं? 2 जिले थे इधर, एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। दोनों किस में आ रहे हैं? उष्ण में, लेकिन साथ में उपोष्ण में भी है ना। दूसरा तक राजस्थान के कितने जिले हैं जो उपोष्ण या शीतोष्ण में आते हैं? सारे ही आते हैं, ठीक है। इधर बांसवाड़ा का आधा भाग उपोष्ण में भी आता है और इधर डूंगरपुर का भी। तो 50 की 50 जिले ही उपोष्ण या शीतोष्ण में। उसके बाद तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था, राजस्थान के कितने जिले हैं
जो केवल और केवल उष्ण में आते हो, उपोष्ण में या शीतोष्ण में नहीं हो। तो केवल और केवल उष्ण में तो ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो केवल और केवल उष्ण में आ रहा हो। तो आंसर क्या था 00, मतलब कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो केवल किस में आता हो, उष्ण में, क्योंकि साथ में वो उपोष्ण में भी आ रहे हैं। लास्ट सवाल है, राजस्थान के कितने जिले हैं जो केवल और केवल उपोष्ण या शीतोष्ण में आते हो, उष्ण में नहीं आते हो? तो उष्ण में 2 आ रहे हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा, दोनों को हटा दो, 50 में से कितने बचे? 48। 48 जिले हैं जो केवल और केवल उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारी स्थिति विस्तार में हमने बात की थी कटिबंधों की। तो देखो राजस्थान है, वो भी कितना कटिबंधों के अंतर्गत आता है? 2 कटिबंधों में आएगा। इधर बात करेंगे कर्क रेखा जो है इसके नीचे उष्ण कटिबंध है और कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, तो राजस्थान 2 कटिबंधों में आएगा। राजस्थान का अधिकांश भाग है वो उपोष्ण या शीतोष्ण में आता है। सिर्फ बांसवाड़ा का आधा भाग नीचे वाला और थोड़ा सा डूंगरपुर का क्षेत्र वो सिर्फ उष्ण में आता है, बाकी पूरा ही राजस्थान है वो कहां आएगा? तो वो सारा की सारा उपोष्ण या शीतोष्ण में। अब देखो इधर हमने कही 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कौन सी रेखा पर पड़ेगी? कर्क रेखा पर। इधर ये कर्क रेखा है और यहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है। ठीक है, कि कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ी? 21 जून को। अब 21 जून को सीधी किरणें पड़ेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। पूछा जाता है कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती हैं? तो सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पड़ेंगी? एक पूछा जाता है कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले में पड़ेगी? तो देखो राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी कहां पड़ रही है? 21 जून को कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा की जो जितना पास होगा वहां सीधी पड़ेगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी किरणों का तिरछापन बढ़ेगा, तो वो क्या रहेंगे? तिरछापन भी बढ़ेगा। तो राजस्थान का कौन सा जिला है? तो देखो ये बांसवाड़ा के मध्य से गुजर रही है, मतलब राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती है? तो कौन से जिले में पड़ेगी? बांसवाड़ा में। कौन से जिले में पड़ेगी? बांसवाड़ा में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। उसके बाद सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ेगी? तो सबसे तिरछी किरणें सूर्य की, अब देखो यहां सीधी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे दूर जिला कौन सा इस कर्क रेखा से? राजस्थान का कौन सा जिला है जो यहां से इधर सबसे दूर स्थित है? तो सबसे उत्तर में आता है श्री गंगानगर। कौन सा जिला? श्री गंगानगर। तो सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें राजस्थान के किस जिले में पड़ेगी? तो श्री गंगानगर जिले में पड़ेगी। ठीक है, किस राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है? तो श्री गंगानगर में। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में। दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो जैसे जैसे उत्तर चलेंगे किरणों का तिरछापन बढ़ेगा, जबकि उत्तर से अगर दक्षिण की ओर आएंगे तो सीधापन बढ़ेगा। भैया सबसे तिरछी है, जैसे जैसे दक्षिण की ओर आएंगे तो सीधापन बढ़ेगा, जबकि दक्षिण से अगर हम इधर उत्तर की ओर चलेंगे तो यहां सर्वाधिक सीधी, फिर तिरछी 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 और तिरछी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तिरछापन भी बढ़ेगा। तो राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सूर्य की किरणें जो है इनका तिरछापन बढ़ता है, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर सूर्य की किरणों का सीधापन बढ़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें जो पड़ती हैं वो कौन से जिले में पड़ेंगी? बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक तिरछी किरणें सूर्य की पड़ेंगी वो कहां पड़ेंगी? श्री गंगानगर में। तो राजस्थान के संदर्भ में ये थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया है राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके। ठीक है, आगे की बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब अपन देखेंगे कि राजस्थान में जो वर्तमान में कितने नए जिले हैं और वर्तमान में जिलों की संख्या जो 50 है, तो नवीनतम गठित जिलों के अनुसार ही हम बात करेंगे। साथ में पुराना भी लेके चलेंगे और
नवीनतम भी। तो नए जिलों के अनुसार अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।